हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा आज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मंडे टू वेडनेसडे हमारा रहेगा केमिस्ट्री के लेक्चर्स का, एंड देन थर्सडे हमारा ऑफ रहेगा, देन फ्राइडे एंड सैटरडे हमारा फिजिक्स का लेक्चर आएगा। तो आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा या फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा, लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कोई भी जब सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक जो आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, और एरो से पहले वाले रिएक्टेंट हैं, देन एरो के बाद में हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1.1 है, जो कि 10th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ से हम कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है जिसे हम बर्न करेंगे। बर्न करने पे क्या होता है, और बर्न करने में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम यही है कि जैसे ही किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो उसमें वो हेल्प करती है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पुट हो सकते हैं हमारे, कि जो बनता है रिएक्टेंट दे देंगे, पूछेंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है और उसमें क्या हमें ऑब्जर्व क्या होता है। वहाँ पे एक वाइट पाउडर बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। सो ये याद रखना है हमें। पूछ सकते हैं कि वाइट पाउडर जो बनता है वो कौन सी रिएक्शन में बनता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है और हीट भी साथ में रिलीज होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो ध्यान रखने लायक है वो है कि यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी नंबर 1.1 है, इसमें जो मैग्नीशियम रिबन लेंगे उससे पहले हम साफ़ करते हैं किसी भी कपड़े से, रेगमाल से। तो जब हम साफ़ करते हैं उसे, तो पूछा जा सकता है कि हम पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं रिएक्शन से पहले। वो इसीलिए कि कोई भी उस पर कोई कण, धूल, मिट्टी या कुछ भी जमा होगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद में हम रिएक्ट करवाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी जो अनवांटेड सब्सटेंस अगर उस पर रहेंगे साथ में, तो हमारी रिएक्शन एकदम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.2। ये एक्टिविटी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि जहाँ 1 to 1 लाइन से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं और हमारे आ भी चुके हैं एग्ज़ाम्स में। सो ये बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है करना। अब है हमारा एक्टिविटी नंबर 1.2। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेड नाइट्रेट दिया है हमें, साथ में पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, जिनका एक्वस सॉल्यूशन होता है, इन्हें जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ ध्यान देने लायक बात जो है कि जो लेड आयोडाइड जो बनता है वो क्या होता है, एक येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि पीला अवक्षेप बनता है। और ये क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है कि निम्न में से या फिर जो हमें दिया गया है उनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो येलो प्रेसिपिटेट के साथ बनता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा लेड आयोडाइड, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है। और इस पूरे जो, और हाँ यहाँ पे ध्यान रखने बात है, जो लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनमें। बट आफ्टर रिएक्शन जैसे ही लेड आयोडाइड बनेगा यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और ये जो रिएक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट। गोल्डन रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसे हम गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब है एक्टिविटी नंबर 1.3। अब गाइस आपको जैसे यहाँ पे दे दिया
लेड नाइट्रेट दिया है तो आपको उसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और अगर फॉर्मूला दिया है तो उसका नाम आना चाहिए आपको। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है कि केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे सीखें अपन, तो वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पहले आप वो देखना वहाँ से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन अगर हमें स्टार्ट करनी है तो पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए हमें विद नेम, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। ये गाइस आप खुद से करना, डू इट बाय योरसेल्फ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन हो गई है किसी भी सब्सटेंस के बीच में, हमें पता कैसे लगेगा? वो पता ऐसे लगेगा, ये जो हमने 4 पॉइंट लिखे हैं इनके अनुसार। तो यहाँ पे है चेंज इन स्टेट, की अवस्था में जो परिवर्तन होगा, कि गंध कैसी आ रही है, दिखने में कैसा है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, यानी कि गैस का निकास हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन दिखती है उससे हमें पता चलता है कि दो कोई सब्सटेंस थे जिनके बीच में रिएक्शन हुई, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके बीच जैसी रिएक्शन हुई है तो हमारी ये जो फिजिकल स्टेट मान लो तो वो सब चेंज मिलेगी। कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें बैलेंस करने की। जो केमिकल इक्वेशन है उससे बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, आप ध्यान से अगर देखेंगे, हाँ, तो यहाँ देखिए जो मैग्नीशियम है हमारा, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 ही मानते हैं, और यहाँ पे 2 है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें वो हम सीखते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब गाइस ये ध्यान से देखना, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का बेस तैयार हो रहा है, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसका फर्स्ट पॉइंट है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा सब्सटेंस होगा, एलिमेंट होगा, तो उसका जो मास होता है, द्रव्यमान जिसे हम बोलते हैं, वो न ही तो बनाया जा सकता है, न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में। ये हमारा जो 9th में चैप्टर रहने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एलिमेंट, वहाँ मिलेगा ये भी हम सीखेंगे आगे। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो भी हम एटम लेते हैं किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का, तो उसकी जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो समान ही होता है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। इसलिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी बन जाते हैं हमारे लिए, कि न तो हम मास को बना सकते हैं न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एज वेल कि एटम जो होता है, जो नंबर होता है एटम का, संख्या जो होती है, वो रिएक्शन से पहले भी सेम रहता है और रिएक्शन के आफ्टर यानी रिएक्शन के बाद भी सेम होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक स्केलेटल इक्वेशन यानी कंकाली समीकरण। किसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन? जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जब बैलेंस नहीं होती है उसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस, अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एटम वाला कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है या कंपाउंड है को हम बैलेंस करेंगे सबसे ज़्यादा, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। उसके बाद में जैसे ही हम अपने कंपाउंड और एलिमेंट को बैलेंस कर देंगे देन हम करेंगे फिजिकल स्टेट। और हाँ, यहाँ ध्यान रखने बात ये है कि सबसे पहले जो ज़्यादा एटम वाला हमारा कंपाउंड या एलिमेंट होगा वो रिएक्टेंट्स में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में, किसी में भी हो सकता है। तो हमें पूरी रिएक्शन में देखना है कि किस में ज़्यादा एटम है, उसी को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, वो चाहे प्रोडक्ट में हो या फिर रिएक्टेंट में हो।
देन आता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, तो हम वो मेंशन करेंगे। देन आता है यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, और जो ये हम बैलेंस करने के लिए जो मेथड को अपन अपनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब ये हमारे सामने कुछ रिएक्शन दी गई हैं जो कि एनसीईआरटी की ही हैं। अब हम इन्हें बैलेंस करना सीखते हैं। ये हमारे सामने एक रिएक्शन है, यहाँ हमने जिंक लिया है, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4, देन हमारा ZnSO4 बनता है और H2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा एटम वाला जो मॉलिक्यूल है या फिर एलिमेंट है वो कौन सा है, जिंक नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन है, सल्फ़र, सल्फ़र से भी ज़्यादा ऑक्सीजन है। अब देखते हैं यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी O4 है, तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करें, तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे सबसे पहले। अब देखते हैं यहाँ O4 है, यहाँ O4 है, ठीक है, ये तो बैलेंस ही है कि रिएक्टेंट में भी O4 ही है, जो इसका एटम है, जो संख्या है एटम की वो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। देन अब हम इससे कम पे आते हैं जो कि है हाइड्रोजन, हमें दिख रहा है यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो ये भी बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ एक है, बिल्कुल एक है, यहाँ सल्फ़र एक है, एक ही है, जिंक यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें यही पता चलता है कि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है या फिर नेक्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा एटम वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है या फिर एलिमेंट है वो कौन सा है, ये आप देख रहे हो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, आई होप इसे फेरिक ऑक्साइड ही बोलते होंगे, Fe3O4, वन से गाइस, यस फेरिक ऑक्साइड है। देन यहाँ देख रहे हैं हम O4 सबसे ज़्यादा नंबर वाला पूरे इस रिएक्शन में O4 ही है, यानी ऑक्सीजन की जो संख्या है, एटम संख्या, वो कितनी है, 4 है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ कितने लगाएं कि यहाँ पे बैलेंस हो जाए, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ हम लगा देते हैं 4। अब देखते हैं कि ठीक है हमारा O4 हो गया है, ये बैलेंस हो चुका है। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए जो एलिमेंट हैं उनको, लाइक जैसे इसको हमने बैलेंस किया, इसके साथ कौन जुड़ा है, आयरन जुड़ा है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन और आयरन में ज़्यादा नंबर किसका है, आयरन का, तो हम आयरन देखते हैं। अब देखते हैं आयरन की जो संख्या है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। Fe3 हो गया है, O4 हो चुका है। अब हम लास्ट में हाइड्रोजन को करते हैं, ये हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, ये दोनों इंटू हो जाते हैं, इंटू, तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 × 2 करेंगे तो 8 आ रहा है और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ कितना लगाएं कि हमारा बैलेंस हो जाए 4, अगेन ये इंटू हो जाएंगे और आएगा क्या, 8 आएगा। तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। अब हम दूसरी, यहाँ हम लिख सकते हैं इनका स्टेट, सॉलिड है, H2O यहाँ पे गैस है, Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड है, H2 यहाँ पे गैस है। अब ध्यान देने लायक बात यहाँ पे जो आ रही है वो है H2O। H2O यहाँ पर दे रखा है गैसियस फॉर्म में। हमें सबको पता है H2O जो होता है क्या तो वो लिक्विड फेज में होता है, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें मोस्टली क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है, या फिर किसी किसी में सॉलिड फॉर्म में होता है, पर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या जा सकता है एग्जाम में कि ये कोई रिएक्शन दे रखी है, वो स्टेट को मेंशन नहीं करेंगे, पूछेंगे कि H2O की स्टेट क्या है, लिक्विड है, गैसियस है, एक्वस है या फिर सॉलिड है, क्या है इनमें से। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा H2O दे रखा है, इट मीन्स तो लिक्विड ही होगा, और वो लिक्विड करके आ जाएंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ याद रखना है जैसे ही आयरन को H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं फेरिक ऑक्साइड बनता है हमारा,
और H2O गैस रिलीज होती है, और जो H2 होगा वो गैसेस फॉर्म में होगा। आयरन सॉलिड है, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये भी गैसेस फॉर्म में है, बट ये जो H2 है वो क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये मेथनॉल बना है हमारा CH3OH, इसे क्या कहते हैं, मेथनॉल बोलते हैं। तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा नंबर वाला हमारा जो एलिमेंट है या फिर हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है। ऑब्वियसली ये है प्रोडक्ट में, तो 3 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गए ना, हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखते हैं कार्बन, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी बैलेंस है, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने पे पूरी रिएक्शन मिल गई है।